हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर फॉर 2 मई 2024। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स है उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। अगर डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कंजम्पशन है वो 16% बढ़ा है, जिसमें अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स की बात कर सकते हैं। यूरिया हो गया, डैप दैट स्टैंड्स फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट, देन मॉप दैट इज म्यूरिएट ऑफ पोटाश। इन अलग अलग फर्टिलाइजर्स को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सॉइल टाइप एंड जो क्रॉप है उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा यूरिया कंजम्पशन की जब बात करते हैं इन 2023 टू 24 16.9% इसका कंजम्पशन बढ़ा है। अभी बात करते हैं तो 35.8 मिलियन टन इसका कंजम्पशन स्टैंड करता है। यूरिया जो है जिसमें 46% नाइट्रोजन है उसका कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? दो रीजन की वजह से हुआ है। सबसे पहले तो 2015 में हमने मैंडेटरी कर दिया था कि जो यूरिया है उसकी कोटिंग होनी चाहिए विद नीम ऑयल, उसकी वजह से। एंड जो बैग साइज है उसको रिड्यूस कर दिया गया था 50 टू 45 केजीज। अब जो नीम ऑयल यहाँ पे यूज किया जा रहा है इससे बेसिकली हम नाइट्रिफिकेशन जो है सॉइल में उसको इंक्रीज करते हैं, मतलब जो रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन का उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। अब बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन जो है उसको कैसे हम अचीव कर रहे हैं, तो इंडिया में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लेके आई गई है, जहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्राइमरी जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम आ जाता है, इसके बाद सेकेंडरी जिसमें सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम आ जाता है, एंड देन माइक्रो जिसमें आयरन जिंक कॉपर मैंगनीज बोरोन आ जाता है। इन न्यूट्रिएंट्स को राइट प्रोपोर्शन में कैसे यूज करना है वो हम दो बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या है एंड क्रॉप जो है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। इसके अंदर पर केजी सब्सिडी दी जाती है जो कि फिक्स होती है एनपीके एंड एस सल्फर के लिए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि डैप एंड जो मॉप है उसका कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा एसएसपी का कंजम्पशन बढ़ा है। एसएसपी स्टैंड्स फॉर सिंगल सुपर फॉस्फेट। जो डैप है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए मेनली टू दी राइस एंड दी व्हीट प्रोडक्शन ओनली। इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया यूज किया जाता है एंड सल्फर कोटेड यूरिया भी इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली। सो इफ एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनी पॉइंट। और अभी जो रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ था उसमें सब्सिडी वाज डिक्लाइंड, कम किया गया है, तो वी आर सीइंग इसमें एक मेजर कंपोनेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी भी है। तो मोस्टली बस यही बोल सकते हैं कि rather than using different kinds of fertilizer DAP MOP, मोस्टली इंडिया में यूज होता है यूरिया। डिसप्रोपोर्शनेट मेजर में बहुत आगे है, 357 लाख टन एज कम्पेयर टू बाकी सब। तो उसके कारण सॉइल लीचिंग बाकी से हो जाता है। प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजर सब्सिडी देने का? जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स डायरेक्टली बाय करते हैं एमआरपी पे, बट जो एमआरपी वो जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है उससे कम रेट होता है, तो वो डिसाइड किया जाता है। और जो डिफरेंस हो गया, जो कॉस्ट पेबल है बाय द फार्मर्स एंड जिस प्राइस पे वो बाय करे, तो ये जो डिफरेंस है, ये ये डिफरेंस जाता है फर्टिलाइजर कंपनीज को। हाँ। एंड इसके अलावा जो नीम कोटेड यूरिया होता है वो बेसिकली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है हमारे सॉइल की, एंड जो लॉस ऑफ नाइट्रोजन है जो कि लीचिंग के थ्रू होता है उसको भी रिड्यूस करता है। हाँ, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया इट स्लोज डाउन द रिलीज रेट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, so that is why। यस। और अपार्ट फ्रॉम दैट नैनो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, लॉन्ग टर्म है, ज़्यादा एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज बुकर स्लेवरी। जो बुकर्स प्राइज है यहाँ पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है हमारे लिटरेरी वर्ल्ड में, इसको लिंक किया गया कि इसके जो को फाउंडर थे दे वर लिंक्ड विद द स्लेव बेस्ड इकोनॉमी गुयाना में, जहाँ पे शुगर एंड कॉटन इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा डोमिनेटेड है। वहाँ पे अफ्रीकन स्लेव जो है वो लेबर की तरह उनको यूज किया जा रहा था इन दीज प्लांटेशंस। एंड ये जो को फाउंडर्स हैं ऑफ द बुकर्स प्राइज, इनको लिंक किया गया था विद द स्लेव बेस्ड इकोनॉमी। तो उस पे यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और दूसरा कि जो
एक तरह क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि दे वर ओनिंग द स्लेव्स, तो दे यूज्ड इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू सेंड देयर इंडियन इंडेंजर लेबर टू गुआना और बाकी जगह पर। तो अगर तो इसलिए दैट इज इसलिए क्या इम्पोर्टेंट है, पोस्ट मॉडर्निज्म इम्पोर्टेंट है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल येल, बुकर, दे वर एस्टैब्लिश्ड मोस्टली बाय द रिच मिडिल क्लास या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्लास ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, इट हैज सम काइंड ऑफ colonial baggage. That is why decolonization is important of every institution. And if we talk about the location of Guyana, so Guyana is a Latin American country. It is located towards the northern part of the South America. So it is bordered by Venezuela towards the west. South mein we have, it is bordered by Brazil. East mein it is Suriname. North mein it has the coastal area which is linked to the Atlantic Ocean. And equator के ऊपर है, तो equator is not passing from Guyana. Equator it is passing through, मतलब इसके थोड़े से डिस्टेंस में साउथ में ब्राजील से पास हो रही है, बट उसके इक्वेटर के ऊपर लोकेटेड है गुआना। ओके, सो नेक्स्ट इज गोवा के कैपिटल पणजी में हमें मिला है, वी हैव डिस्कवर्ड, जिसको बोला जा रहा है कि डिपिक्ट करता है ये स्टोन कार्विंग पॉलिस्ट मिशनरीज को। सो पॉलिस्ट मिशनरीज कौन थे? बेसिकली सोसाइटी ऑफ जीसस जो थी उनके लिए वर्क करते थे इंडिया में, आई थिंक 16th सेंचुरी। एंड जो कैथोलिज्म है उसको स्प्रेड करने का काम कर रहे थे इनके पोर्टुगीज एम्पायर जो भी एशियन कॉलोनीज में लोकेटेड थे। इसके अलावा सेंट पॉल के फॉलोअर्स थे ये। ओल्ड गोवा की बात अगर करते हैं, वेला गोवा, वो पोर्टुगीज का कैपिटल था। नेक्स्ट, The Portuguese were the last one to leave India. True or false? True. They were the first one to come and last to leave. और जो पोर्टुगीज का काटा सिस्टम था वो भी, मतलब काटा सिस्टम जो था दैट वाज स्टार्टेड बाय पोर्टुगीज। मतलब अगर जो शिप्स पास करेंगे आपके पास, वो एक तरीके से परमिट था, तो वो होना चाहिए, अदरवाइज दी मतलब थिंग्स कैन बी कॉन्फिस्केटेड। कार्टेज, कार्टेज CARTAZ. सो नेक्स्ट इज DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम को। अगर इसकी बात करते हैं तो स्मार्ट सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। DRDO ने इसको बनाया है। इसके अलावा इसको लॉन्च करने की बात करते हैं तो कोस्ट एंड वॉरशिप दोनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। एंड अगर इसके लॉन्चिंग प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्लीज उसमें पॉइंट्स ऐड कर दीजिए। तो इसमें पहली बात है कि लॉन्चिंग कैसे होता है। इट इज लॉन्च्ड इन अ सेम मैनर जैसे आकाश मिसाइल होता है, एंड इन द मिड रेंज पैराशूट इज डिप्लॉयड और वापस से फिर इट बिकम्स टॉर्पेडो इन द मिड रेंज। इसलिए स्मार्ट लिखा हुआ है, सुपरसोनिक मिसाइल, उसके बाद फिर असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो बाद में होता है। तो दोनों इसमें आकाश मिसाइल भी है, जब वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद फिर वो टॉर्पेडो बन जाते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो की बात करते हैं जो कि इंडिजिनस है, तो वरुण अस्त्र इंडिया में है, इंडिजिनसली बनाया गया जिसको। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग सूर्य तिलक प्रोजेक्ट। अगर इसमें हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाने की बात हो रही है कि जो सनलाइट है डायरेक्टली हमारा जो आइडल है इंदिराम मंदिर उसके उनके हेड पे आए, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया जाए, उसके लिए दो इंस्टीट्यूशंस IIA एंड CBRI। IIA stands for Indian Institute Of of Astrophysics. Astrophysics, and it is and next one is Central Building Research Institute Roorkee में। तो IIA ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। एंड CBRI, it is governed by the Council of Scientific and Industrial Research।
तो ये दोनों ही गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड इनको चूज किया गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, इनके डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन हमें दिखाता है भक्ति इन साइंस का, एंड उसके अलावा साइंटिफिक आउटरीच को भी हमारे यूथ के अंदर एंड पूरी सोसाइटी के अंदर ये बढ़ाएगा। अब यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि क्या इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को असाइन करने के बाद इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी जो है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, एंड जो प्रिंसिपल है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक्सप्लिसिटली रिलीजियस एक्टिविटीज में, क्या उस प्रिंसिपल को मेंटेन किया जा रहा है या फिर ये उसका वायलेशन है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल्टरनेटिव्स में हम देख सकते हैं कि क्या और प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता था, जिसमें राम टेम्पल अथॉरिटी जो है वो एक फंड अनाउंस कर सकते थे, एक फंडेड कंपटीशन अनाउंस कर सकते थे, जिसके थ्रू बेस्ट टेक्निकल सोल्यूशन क्या हो सकता है, अफोर्डेबल क्या हो सकता है, इनोवेटिव क्या हो सकता है, उसका पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा अटल टिंकरिंग लैबोरेटरी जो कि 10,000 है पूरे इंडिया में, उसको यूज किया जा सकता था, ताकि जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में इनोवेशन लाने की बात होती है तो वहां पे हमें आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट मिल पाए, एंड जो प्राइवेट फंडिंग है उसको भी हम वहां पे बढ़ा पाए। तो ये पूरी बात हो रही है। अगर रिसर्च फंडिंग की बात करते हैं इंडिया में, तो 0.7% ऑफ जीडीपी इंडिया स्पेंड करता है रिसर्च के ऊपर, जो कि बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर करते हैं, चाइना एंड यूएस, उससे कम है, बट इंक्रीज हो रहा है हमारा भी धीरे धीरे। 3% ऑफ द जीडीपी जो है डेवलप्ड कंट्रीज अपना स्पेंड करती हैं, विच इज टेकन अप बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ऑल्टरनेटिव्स में हम राम टेम्पल अथॉरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड अटल टिंकरिंग लैबोरेटरी। यहाँ पे अगर बात करते हैं छोटे से फैक्ट की, सोलर कैलेंडर क्या होता है, ल्यूनर कैलेंडर क्या होता है, बेसिकली जो पाथ है हमारे सन का एंड मून का, उसको फॉलो करके पूरा हमारा एक डेटेड सिस्टम बनाया जाता है। सोलर कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें जितने भी इंडियन फेस्टिवल हैं, अगर सोलर कैलेंडर फॉलो करेंगे तो हर ईयर जो डेट, जिस डेट पे हमारे फेस्टिवल आ रहा है वो सेम डेट होगी हर साल। बट इंडियन फेस्टिवल्स जो होते हैं वो ल्यूनर कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हाईली प्रिसीजन इक्विपमेंट बनाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा फेस्टिवल है वो हर साल अलग डेट पे फॉल करेगा, जिसकी वजह से कैलकुलेशन हमें पहले ही करना पड़ेगा। एंड मेटोनिक साइकिल की भी यहाँ पे बात हो रही है, दैट इज अ 19-year साइकिल। So that was the highlight from this article. ऑल्सो यहाँ पे जो प्रोसीजर यूज किया गया हमने पहले भी डिस्कस किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो एक अरेंजमेंट था ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज, तो कन्वर्जिंग लेंसेज यूज किए गए, कन्वर्जिंग लेंसेज दी कॉन्वेक्स लेंसेज। एंड जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देर इज वन मोर इनिशिएटिव, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, विच has been established. So this is statutory in nature and it has been established on the recommendations of NEP 2020. And this now replaces the Science and Engineering Research Board and it is under the Department of Science and Tech, and इसकी जो governing body रहेगी इस research foundation की, that would be chaired by the Prime Minister. Apart from this, इसमें इसको allocate किया जाएगा ₹50,000 crores for 5 years from 2023 to 28. इसका जो 80% है, that is ₹36,000 crores, that will be coming from the non-governmental sources. So इसमें ये important है. Okay. और इसमें एक कमेंट ये बोल सकते हैं कि इंडिया में कभी रिलीजन और साइंस वो दोनों एक्सक्लूसिव नहीं थे कभी भी, राइट फ्रॉम द आर्यभट्टा, फिर रिसेंटली रामानुजा, सीवी रमन, दे इनकॉर्पोरेटेड भक्ति ऑल्सो इन साइंस। तो साइंस और भक्ति वो एक दूसरे के they talk, they are very intrinsic, they are very integrative in nature. इसलिए हम लोग का कोई सिविलाइजेशन है, इट इज नॉट एंटी साइंस, इसलिए हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। और ये जो चीज़ था हाई प्रिसिजन इक्विपमेंट, इट वाज टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसमें बात हो रहा था, लोगों को कम से कम पता चला कि देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशन विच कैन प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ प्रिसाइज इक्विपमेंट फॉर द रिलीजियस मैटर। तो उससे कम से कम लोगों के अंदर अवेयरनेस है, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ो। ऐसे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में लिखा हुआ है टू रेज द साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द सिटीजन, ये एक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो उसके हिसाब से भी वी कैन टॉक अबाउट।
So in this article we are talking about inheritance tax. क्या इनहेरिटेंस टैक्स का हमारे यूथ एंड मिडिल क्लास के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं तो कौन पे करता है? बेसिकली जो भी डिसीज्ड पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी है या फिर मनी है उसको जो भी इनहेरिट करेगा उसको वो पर्सन जो है वो इस टैक्स को पे करेगा। अगर इसके डिफरेंस की बात करते हैं स्टेट ड्यूटी या फिर स्टेट टैक्स की और इनहेरिटेंस टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो स्टेट टैक्स जो है बेसिकली पूरा जो स्टेट है जब भी उसको ये जो हायर्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले के टाइम में पे किया जाता है, जबकि इनहेरिटेंस टैक्स है जो डिसीज्ड पर्सन है जब उसके अगली जनरेशन उसको इनहेरिट करती है उसके बाद वो पे किया जाता है। तो क्या ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा? वो क्वेश्चन होता है तो नहीं होता है, क्योंकि जो अमाउंट एंड जो पर्सन है जो कि पे कर रहे हैं वो दोनों ही डिफरेंट है। एंड इंडिया के अंदर करंटली इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। स्टेट ड्यूटी एक्ट जो कि इम्पोज की गई थी 1953 में, उस टाइम पे इम्पोज किया गया था बट उसको अबॉलिश कर दिया गया था 1985 में। सो यहाँ पे यही बात हो रही है कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। सबसे पहले तो जो शेयर ऑफ वेल्थ है 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास सबसे ज्यादा है जो टॉप में है। इसके अलावा 85.6% जो साउथ अफ्रीका में है, 79.7% ब्राजील में है एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है, 65% इंडिया में है। टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन की बात करें वेल्दियर नेशंस में हायर है। टोटल नेशनल वेल्थ जो है वो टॉप 10 पॉपुलेशन में हायर है, जिसमें कि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यूएस आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो क्या क्या हैम्परिंग फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर मिडिल क्लास की एस्पिरेशन है उसको हैम्पर करेंगे अगर इनहेरिटेंस टैक्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि बेसिकली डिसइंसेंटिव्स क्रिएट करेगा वेल्थ एक्यूमुलेशन में एंड इन्वेस्टमेंट में, एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारी उसको ये हिंडर करेगा। सेकंड पॉइंट ऊपर आप स्क्रॉल कर दीजिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस टैक्स जो है बेनिफिशियरीज को बेसिकली फोर्स करेगा कि उनके जो फैमिली एसेट्स हैं, रियल एस्टेट है, उसको उन्हें बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से बर्डन की तरह लोग इसको परसीव करते हैं। थर्ड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस होती है टैक्स पेयर्स में एंड वो फोकस करते हैं कि बेसिकली ये पूरा एक लाइफ टाइम बर्डन हो गया उनके ऊपर। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे रेज किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड कितना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, स्पेशली अगर बात करते हैं कि विडोज एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं उनके लिए कैसे इस फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कि क्या हम जो बोल रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा वेल्थ को, इस आउटकम को वो उतनी ही लेवल पे अचीव कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि एट द एंड जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर ही ज्यादा टैक्सेशन की जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। इन्फोर्समेंट चैलेंजेस भी हैं, बर्डन की तरह भी इसको देखा जाएगा। टैक्स अवॉइडेंस की जाएगी बाय द वल्नरेबल सेक्शन। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं रेज किए गए हैं कि क्या क्या हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो तो इसमें टैक्स बस मैं ऐड करता। हाँ बोलो मन। मैं कह रही हूँ टैक्स अवॉइडेंस के इंसिडेंसेस और इंक्रीज हो सकते हैं और जो ज्यादा वेल्दियर क्लासेस है, लाइक जो बिजनेसेस है, जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, वो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं सो दैट जो उनका टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो सके। तो इसकी वजह से जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ possibly higher cases or incidences of tax avoidance in future। and जैसे एक आर्गुमेंट यहाँ पे प्रपोज की गई है कि it would be having yeah it will create incentives for the wealth accumulation and investment। so similarly income tax के लिए भी हम ऐसे बोल सकते हैं, but again यहाँ पे ये फैक्टर ज्यादा डिटरमाइन या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ आप इनहेरिटेंस टैक्स इंट्रोड्यूस करोगे या इम्पोज करने वाले हो। तो आई डोंट थिंक सो ये इतना ज्यादा वैलिड होने वाला है। ऐसे तो इनकम टैक्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि एक तरीके से ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन वर्किंग, डिसाइडिंग बिटवीन वर्किंग एंड द लेजर। तो वो भी इनकम टैक्स हम बोलते हैं एक पॉइंट पे जब इतना इंक्रीज हो जाता है उसके बाद देन पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग लेजर ओवर द वर्क बिकॉज उनकी मेजर पार्ट ऑफ द इनकम इट गोज इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। तो औशिक आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें दो है, एक तो ऑलरेडी इंडिया में 6,000 to 8,000 हाई नेट इंडिविजुअल दैट हैज प्रॉपर्टी अराउंड $1 billion एंड अबव, वो छोड़ के जा रहे हैं भारत से, तो वो बढ़ जाएंगे
क्योंकि उनको कहीं और अगर कम टैक्सेशन होगा तो वहां जाएंगे, शिफ्ट होंगे। उसके कारण इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई कम हो सकता है बाय द रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सेकंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन में देखा कि कैसे एसेस करें प्रॉपर्टीज, कौन कौन सा इसमें इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जो रिच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन होता है दे अवॉइड टैक्स बाई बाई यूजिंग लूप होल, फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट, बाकी सब। अल्टीमेटली बर्डन विल बी मोर ऑन द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। तीसरा बोल सकते हैं, अगर एक और एक है फिलिप्स कर्व, इसमें दिखा, उसमें पता लगता है कि जैसे जैसे रेट बढ़ता है वैसे वैसे टैक्सेशन का बाय कलेक्शन Phillips बढ़ता है, एक समय curve के बाद फिर वो कम हो जाता है। Phillips curve is between inflation and unemployment, उसका टैक्सेशन से लेना देना नहीं है, वो लैफर कर्व है टैक्सेशन का। ठीक है, लैफर कर्व है, तो फिर उसमें टैक्सेशन एक समय का बढ़ता है फिर कम हो जाता है ओवरऑल। तो इंडिया में ऑलरेडी 95% टैक्स था 1980-70s में, 95% इनकम टैक्स। तो सबसे ज्यादा उस समय ही अवॉइडेंस होता था, फिर अब कम होते हैं, अभी अप्रोक्सीमेट 30-35% है ओवरऑल वी टैक्स। कैन ऑल्सो स्टडी कि साउथ अफ्रीका में कैसा मॉडल वर्क कर रहा है जो इनहेरिटेंस टैक्स का मॉडल है, और इसका एक पॉसिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, इट कैन फिस्कल प्रूडेंस को, जो फिस्कल कंसोलिडेशन है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और कम कर सकता है। So next one is regarding the merchandise trade. कितना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे अगर बात करें तो कितना इंक्रीज है डिक्रीज हुआ है, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है उसमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। पहले तो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड जो है, जो कि हमें बताया है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने, कि कम हुआ है, श्रंक हुआ है बाय 4.7%। एंड अभी करंटली बात करते हैं तो 437.1 बिलियन डॉलर्स मर्चेंडाइज ट्रेड का अमाउंट है। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसिंग जो है वो डिक्लाइन हो रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं। इसके अलावा यूरोप में स्पेशली हम बात करते हैं क्योंकि यूरो रीजन जो है वहां पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं विद टाइम। अगर बात करते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की, ज्वेल्स की एंड जेम्स की, उनके एक्सपोर्ट्स इंडिया के कम हुए हैं। इसके अलावा कोर एक्सपोर्ट्स, तो कोर एक्सपोर्ट्स में कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व होंगी वो आप मेंशन कर दीजिए। तो जो एक कोर ऑयल होगा, एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम रिफाइनिंग की बात करते हैं, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर इंडिया उसको रिफाइन करके री एक्सपोर्ट करता है, तो वो एक यहाँ पे मेंशन भी, इट इज वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम ऑफ इंडिया, तो इसमें एक फॉल देखने को मिला है। जेम्स एंड ज्वेलरी में एक डिक्लाइन देखने को मिला है, देन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में। तो ये जो मेजर एरियाज है, जो कोर एरियाज हैं, वो यही है। एंड इसके अलावा एक पॉजिटिव जो हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है हमारा, उसमें 24% इंक्रीज देखा गया है बेसिकली, जिसमें पीएलआई स्कीम्स भी लगाई गई हैं जिससे प्रोसेस इजी कर दिया गया है। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शेयर में इंडिया के एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो पहले 2% था 2017 से 18 के बीच में, अभी 6.5% इसका शेयर हो गया। एंड अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसकी बात करते हैं तो उसमें मीट, पोल्ट्री, ऑयल सीड, इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा गया है। अगर कंसर्न, यहाँ पे कंसर्न की बात हो रही है तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं हमारे, जिसमें कि जेम्स ज्वेलरी आ जाता है, या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आ जाता है, लेदर प्रोडक्ट्स आ जाता है, मरीन प्रोडक्ट्स एंड देन प्लास्टिक, उसमें डिक्लाइन हुआ है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के अंदर जो यूएई है उसके साथ इंडिया के एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा बढ़े हैं, जिसमें कि जेम्स एंड ज्वेलरी ने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कैसे हमारा ट्रेड वॉल्यूम की ग्रोथ हुई है 2.6% इन आई वुड ऐड, जो 2024। जीसीसी है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ जो हमारा ट्रेड है, दैट इज हायर देन व्हाट वी ट्रेड विद इंटायर यूरोप एंड आल्सो विद आसियान। तो ज्यादा ट्रेड जीसीसी के साथ हो रहा है। एंड ऑल्सो वन मोर चेंज हैज हैपेंड कि नीदरलैंड्स has become India's third largest export destination। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल में लेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। So in next article, we are talking about GST collection over 2 lakh crores. तो इसमें मानसी दी आप ऐड कर दीजिए। So we are seeing कि जो monthly GST tax collection था, earlier it was averaging around rupees 1 lakh crores, and now it is crossed rupees 2 lakh crores. So this signifies the increase in the efficiency of the tax collection, and also we can say somewhere
टैक्स बायंसी हैज ऑल्सो हेल्प। टैक्स बायंसी इसकी कैसे, वो भी एफिशिएंसी की बात करते हैं कि विदाउट changing the tax rate how we can increase the tax revenue of the government. So ये दो हम बोल सकते हैं learnings या major outcomes out of this. And audits और और anti-tax evasion measures they have also helped. And एक सबसे बड़ा challenge ये जो fake GSTs generate किए जा रहे हैं उसके लिए अभी तक ऐसा कोई हमारे पास concrete solution नहीं आया है। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, ओवर द इयर्स जो रिग्रेसिव टैक्स है उसे का कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, जो कल भी वी हैव डिस्कस की अल्टीमेटली द टैक्स टैक्सेशन इट हैज इंक्रीज्ड एंड इट इज ड्यू टू द इनडायरेक्ट टैक्स। और प्राइवेट इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम होते जा रहा है पिछले 10 साल में, और प्राइवेट इनकम टैक्स बढ़ा है पिछले 10 साल में। तो औशिक इसमें आप एक तो बार सर्च करके देख लो क्रोनोलॉजी क्या है प्रॉपर इनकम टैक्स जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स की, वो चेंज हुई है। So in this picture we can see कि कैसे उड़ीसा के एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बलंगीर डिस्ट्रिक्ट में देखा जा रहा है कि रिवर जो है वो इतनी ज्यादा श्रिंक हो गई है, तो ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। एंड इंडिया की अगर बात करते हैं तो डायरेक्टली 600 मिलियन लोग जो हैं वो उनको इम्पैक्ट आ रहा है सीधा वाटर स्ट्रेस से। अगर इंडिया में बात करते हैं कि 70% जो ग्राउंड वाटर है वो ऑलरेडी कॉन्टेमिनेटेड है। 40% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास कोई एक्सेस ही नहीं है हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कोई एक्सेस नहीं होगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए बाय 2030। तो हम देख रहे हैं कि जो वाटर क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है एंड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से ज्यादा लोग की डेथ का रीजन नो एक्सेस टू सेफ वाटर है। इसके अलावा बात करते हैं हम कि घरों में कितने कनेक्शंस हो पाए हैं, तो 75% जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास अभी भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे जो सो बाकी राइट वाटर डिमांड, बाकी तो जो जो वाटर डिमांड है इंडिया में, डिस्कस, हाँ जी, ओके आप एक बार ऐड कर दो क्या बोल रहे मैं वही हाईलाइट कर रही हूँ कि जो वाटर डिमांड है इंडिया के अंदर वो बढ़ती जा रही है एंड बोला जा रहा है कि वो अभी जितनी है ट्वाइस हो जाएगी बाय 2030। पंजाब और हरियाणा जैसे एरियाज में हम देख सकते हैं कि पैडी कल्टीवेशन होता है जिसमें काफी ज्यादा वाटर यूज किया जाता है एंड ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नेचुरल वाटर बॉडीज है हमारी, जैसे कि हमने बेंगलुरु में भी देखा वाटर क्राइसिस हुआ, उसका भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो रिजर्वॉयर्स हैं उसकी कैपेसिटी 30% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से एल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ जाता है इंडियन रीजन में। इसके अलावा नेगेटिव ओशन डाइपोल देखा जाता है जिसकी वजह से रेनफॉल है या फिर जो मॉनसून है वो हमारा वीक हो जाता है, तो जो रिचार्जिंग होती है नेचुरली बाय द रेनफॉल वो भी कम हो जाता है। Yes, you can add one. सो वन ऑफ द सॉल्यूशंस जो हमने पहले बात करी है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स दैट कैन वर्क, और जो बाकी एरियाज है लाइक ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन पे हम फोकस कर सकते हैं। बट जैसे वन ऑफ द लेटेस्ट वन जो न्यूज में भी है बिकॉज ऑफ दुबई फ्लड्स, आर्टिफिशियल रेन्स, क्या वो इंडिया में वर्क कर सकता है? ऑल्दो उसके जो चैलेंजेस है लाइक इट इज कॉस्टली एक्सरसाइज, एंड इंडिया में जो एरिया है कंपेयर टू अगेन यूएई या सऊदी अरेबिया, भी हम बात करते हैं सऊदी अरेबियन फ्लड्स भी अभी हो रहा है रिसेंटली। सो इंडिया का एरिया इतना बड़ा है तो कैसे हम उसको डील करेंगे, उस चैलेंज को डील करेंगे? या जहाँ पे अगेन कुछ ऐसे एरियाज रीजन जैसे स्टेट ऑफ उड़ीसा की बात करते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज्यादा स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, तो क्या वहाँ पे इन रीजन्स में आर्टिफिशियल रेन वर्क कर सकती है, नहीं कर सकती है? उसमें भी जो एक हमारी लर्निंग हो सकती है फ्रॉम द दुबई फ्लड्स की, प्रॉपर स्टडी एंड रिसर्च के बाद ही हाउ मच ऑफ केमिकल जो हम बोलते हैं कि सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है, कितना यूज होना चाहिए सो दैट अगेन दुबई फ्लड जैसी सिचुएशन इमर्ज ना हो। तो उसके भी काउंटर प्रोडक्टिव इम्पैक्ट्स भी हैं एट द सेम टाइम। एंड इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है उसको भी बढ़ाना चाहिए। हर विलेज में हर पंचायत को इंक्रीज करना चाहिए उसको, हर सोसाइटी इसमें में वाटर इसमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आप बोल रहे हो वो तो वाटर हार्वेस्टिंग रेट, इसमें लिखा है रिश्रिंकिंग रिवर, तो रिवर हम्म। को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं? वो तो वाटर का बात हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का बात होता है, रिवर को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं? तो इंडिया में जो यूज होता है डैम, तो मोस्टली वी यूज डैम फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पसेस, तो फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म उस पर हम लोग फोकस ज़्यादा देना चाहिए।
तो सस्टेन मेंटेनेंस ऑफ द ई फ्लो एक कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक की एरिया है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। एंड थर्ड वुड बी कि ड्रेजरिंग सैंड माइनिंग के कारण भी रिवर का जो जो सैंड का जो अपना एक कैपेसिटी होता है टू रिचार्ज अ ग्राउंड वाटर वो कम हो जाता है। तो सैंड माइनिंग, इलीगल सैंड माइनिंग नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड फोर्थ एरिया हो गया कि और तो ये एंड इसमें और ट्री कवर है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं ताकि वाटर रिटेंशन भी बढ़ पाए। Okay. So the next one is HPZ token app case. So basically Bitcoin mining fraud हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक को बोला जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मशीन है जिसको रेंटल्स की तरह डिपिक्ट किया जा रहा था, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट पब्लिक जो है वो उसके लिए इन्वेस्ट कर रही थी। एंड 200 करोड़ से भी ज्यादा एसेट्स इस केस के साथ लिंक्ड है। तो जिसमें 30 लोकेशंस जो कि 10 स्टेट्स और यूटीज में हम देख सकते हैं, ईडी एंड सीबीआई दे आर वर्किंग। सो बिटकॉइन माइनिंग फ्रॉड हम बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा नेक्स्ट इज IIA, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। उसने बताया है अबाउट द ब्राइटेस्ट स्टार एंटेरेस। एंटेरेस की अगर बात करते हैं तो एक ब्राइटर रेड स्टार है जिसको जो कि पास बाय कर रहा था बाय द मून एंड उसको फिल्म किया गया है। अगर एंटेरेस की बात करते हैं तो रेड जायंट स्टार है। रेड जायंट स्टार्स जो होते हैं बेसिकली वो ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि अपने लाइफ टाइम के एंड के आसपास होते हैं। इनका सरफेस टेम्परेचर कम होता है, ल्यूमिनोसिटी कम हो जाती है, जितनी ब्राइटनेस डिग्री ऑफ ब्राइटनेस ये इमिट करते हैं वो कम हो जाता है। मास धीरे धीरे जो एक्टर मास होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो कम होने लगता है। इसके अलावा अगर एंट्रीज की बात करें तो 600 लाइट ईयर्स अर्थ से दूर है ये। रेड सुपर जायंट स्टार है एंड अल्फा स्कॉर्पी भी इसको बोलते हैं, जो स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन है उसका पार्ट है। एंड 15th ब्राइटेस्ट स्टार है पूरे अगर इंटायर स्काई की हम बात करते हैं। सन से बात करते हैं, सन से कंपेयर अगर करते हैं तो 10,000 टाइम्स ब्राइटर है। एंड इन द नेक्स्ट वन इसरो ने दिखा है कि हायर पॉसिबिलिटी है कि जो वाटर आइस है वो हमें पोल क्रेटर्स में मिलेगी। एंड इसमें ये पॉइंट भी हाईलाइट किया गया है कि जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है हमारा मून में वहां पे ट्वाइस है पॉसिबिलिटी रादर देन दी इफ यू कंपेयर इट टू द साउदर्न पोलर रीजन। कि जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है वहां पे वाटर आइस मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ट्वाइस है, क्योंकि आउटगैसिंग अब ये जो वाटर आइस है हमें वो उसका अगर ट्रेस बैक करते हैं तो आउटगैसिंग हुई है बाय दी वॉल्केनिक इरप्शंस जो कि इम्बेरियन पीरियड के टाइम पे हुआ है, जिसकी वजह से ये जो वाटर आइस है ल्यूनर पोल्स पे फॉर्म हुई थी। एनीवन वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग इन दिस? that is why lunar mission is important. और एक और सो द नेक्स्ट वन इज वन मोर टाइप ऑफ आइस जो अमॉर्फस आइस टर्म यूज करते हैं, तो इट इज अ मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस एंड इसमें इट इज क्या औशिक? Your screen is not visible. ओके, ओके मैं नाउ सर्च इट इज Shoot. सो द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक। Yes, Mansi, you were adding anything? नहीं, आप बोलो। So next one is regarding plastic treaty, जिसके बारे में ओटावा इन कनाडा बात चल रही है कि कैसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं ऐसी प्लास्टिक ट्रीटी जिसमें कि सिर्फ रेगुलेशन ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन को भी कैसे हॉल्ट किया जा सके आगे के टाइम में। जिसमें एक कमिटी बैठी जिसमें कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी बनाया गया जिसमें 192 मेंबर कंट्रीज हैं। एंड कैसे किया जा सके प्लास्टिक पोल्यूशन को, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा ये। इंडिया ने बेसिकली कुछ कुछ चीजों को अपोज किया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को, जिसमें कि आता है
प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स जो यूज किए जाते हैं उसका जो लेवल है ऑलरेडी इंडिया में रिड्यूस लेवल पे वो यूज किया जा रहा है, जो स्टैंडर्ड्स UNEA ने सेट किए थे, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली। उस रेजोल्यूशन में जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे रिगार्डिंग दी प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स, ऑलरेडी इंडिया उसको अडेयर कर रहा है। तो और भी ज्यादा अगर रेस्ट्रिक्शंस आएंगे उसके ऊपर इंडिया ने अपोज किया है। सब आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्लान जो है फॉर्मुलेट किया जाएगा टू एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन। इन द साइंटिफिक क्विज अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से सब्सटेंस की वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स फॉल ऑफ कर जाती हैं। तो सब्सटेंस का नाम है डिफोलिएंट। इसके अलावा डाइऑक्सिन्स, जिसकी हमने एनवायरनमेंट सेशन में भी बात की थी कि ऐसा ये POP का टाइप होता है, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जो कि वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, बायो एक्यूमुलेशन हमारे फूड चेन में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो POPs होते हैं, उसमें एक एग्जेम्पशन है इंडिया में जिसमें DDT आता है, जिसको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के स्प्रे में अभी भी यूज किया जाता है। So in the next one, we are talking about the wrong way to fight the नेक्स्ट inequality. लिंक में कंटिन्यू करते हैं। Okay.